हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो एचटेट 2024 की जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो वो सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने कल भी क्लास की होगी। कल मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश की क्लास रिकॉर्ड की थी, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, जिसके अंदर हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे मैंने आपको पहले रूल क्लियर किए थे, पहले बिल्कुल बेसिक बताया था, उसके बाद आपको रूल बताए थे कि कौन सी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के जरूर फंस जाते हैं आपकी जो जनरल सेक्शन की इंग्लिश आती है उसमें। लेकिन अभी जब मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो हिंदी का हम टॉपिक करेंगे। और जो हिंदी का जो बेस होता है, वैसे तो मैंने सारी क्लासेस करवा रखी हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी के लिए मैं दोबारा से आपको एक नए सिरे से दोबारा से टीच कर रही हूँ। और आप लोगों को हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने पहले की है उससे। तो ये मत सोचना कि अगर आपने पहले कर ली है तो आप इन क्लासेस को स्किप करो। नहीं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एक ना दो बात आप लोगों को जरूर नई सीखने को मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, जो हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं विकास है, साथ में जो आपके वर्ण वाला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने आपका जो टाइम है वो अभी स्टार्टिंग में ही ले लिया है, बाकी बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो देखिए भाई, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या था भाई, जो कुल भाषाएं जो हैं वो कितनी होती हैं, 3000। जो भाषा परिवार हैं वो आपके कितने होते हैं, 13 भाषा परिवार बताए गए हैं। ये चीजें आपको बेस है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 13 आपके भाषा परिवार होते हैं। 3000 के आसपास आप लोगों की भाषाएं हैं, जिनके अंदर जो 4 भाषा परिवार हैं वो मुख्य हैं। जिसके अंदर कौन कौन से है भाई, जो 4 मुख्य भाषा परिवार हैं वो, ये क्वेश्चन बेसिक है, ये आपसे पूछ ले जाते हैं, कोई नहीं बताएगा, एक बार इनको देखते हुए चलना, ठीक है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड चिन्नी तिब्बती, ये आपके 4 मेन जो भाषा परिवार होते हैं वो हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ जाता है भारोपीय, उसके बाद आप लोगों का द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चिन्नी तिब्बती। अब देखो, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो कौन से भाषा परिवार में आती है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है। तो हिंदी हमारी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भी हमारा कौन सा रहेगा, भारोपीय भाषा परिवार, ओके। जो द्रविड़ जो भाषा परिवार है उसके अंदर जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ओके। क्लियर है यहाँ तक। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें हिंदी तो आती ही आती है, साथ में और कौन कौन सी भाषाएं आ सकती हैं, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी ये तो हो गया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, ये सारी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है चिन्नी मंदारिन। आपका करेक्ट आंसर रहेगा चिन्नी मंदारिन। उसके बाद आप लोगों की अंग्रेजी, फिर हिंदी और फिर बांग्ला। ये भाषाओं का जो अवरोही क्रम है वो आपका रहने वाला है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई, जो भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष धातु से आया है, जिसका मीन्स बोलना होता है। जो हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अब आप इस क्वेश्चन में गलती कर दोगे, क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे, जो हिंदी शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। नहीं, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो हिंदी जो आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो हिंदी सीधी ऐसे ही नहीं आ गई थी। सबसे पहले भाई वो क्या थी, संस्कृत का रूप था। उसके बाद वो पाली में, पाली के बाद प्राकृत में, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी, और फिर अब वो किस में है भाई, हिंदी में है, जिसको हम 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक यूज करते आ रहे हैं। ये भी एक बार थोड़ा सा देख लेना कि जो 500 आपके जो 1500 बीसी से 500 बीसी तक जो है संस्कृत थी। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश। ये थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद भाई गुप्त काल में
पहले क्या थी, संस्कृत थी, उसके बाद किसका यूज किया जाने लगा, पाली भाषा का यूज किया जाने लगा। जो संस्कृत है वो दो प्रकार से होती थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसके अंदर वेद उपनिषद जो रचनाएं थी वो होते थे, और लौकिक संस्कृत जो भाई डेली यूज में ली जाती थी वो हमारी लौकिक संस्कृत थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो रामायण महाभारत जो भाष रचनाएं हैं, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ये सारी किस में आ जाती हैं, कालिदास संस्कृत में आ जाती हैं। वेद हैं वो हमारे वैदिक संस्कृत में आ जाते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि जो देवनागरी, अब हिंदी जो है, हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है भाई, हमारी देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है जो राजा जयभट्ट हुए हैं उनके शिलालेख में मिलता है। ओके, महात्मा बुद्ध के समय पे कौन सी लैंग्वेज थी भाई, पाली भाषा का यूज किया जाता था। जो हमारे महात्मा बुद्ध के टाइम के जो हमारे विनय पिटक हो गए, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं, ये सब किस में है, पाली भाषा में है। उसके बाद जो महावीर स्वामी हुए थे वो उनके जो जैन साहित्य है आपको वो किस में मिलता है, प्राकृत भाषा में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जैन साहित्य आपका कौन सी भाषा में है, तो आपका प्राकृत भाषा में है। भाषा के रूप भाई लिखित, मौखिक, सांकेतिक, आप समझते हो, बिल्कुल बेसिक है भाई। जिनको लिख करके प्रकट करें वो लिखित, बोल करके अब मैं आपको बोल करके बता रही हूँ तो वो मौखिक है, लिख करके कुछ बता रही हूँ तो वो क्या है आपका लिखित है, मैं कुछ आपको इशारों से समझा रही हूँ तो वो हमारा क्या है, सांकेतिक है। ओके, क्लियर भाई। जो मूल ध्वनि होती है वो क्या होती है भाई, वर्ण होती है। भाषा की मूल ध्वनि क्या होती है, वर्ण होती है। अब देखो वर्णों के मेल से क्या बन जाते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से हम क्या करते हैं भाई, जो भाषा है उसका उच्चारण करते हैं, शब्द बोलते, जो पूरे जो सेंटेंसेज है वो बोलने लग जाते हैं, तो हम अच्छे से वार्तालाप कर पाते हैं। जैसे कि आपके और मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, वाक्यों के माध्यम से ही बोल रही हूँ। अब भाई एक क्वेश्चन आ जाता है, देवनागरी जो लिपि है जिसका सबसे पहले उल्लेख जयभट्ट के शिलालेख में मिला था, तो जो देवनागरी जो लिपि है फ्रेंड्स, आप लोग ईमानदारी से सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर अगर आप लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो आप लोग उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपके मतलब सारा जो हिंदी का जो बेस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देवनागरी जो लिपि है हमारी हिंदी की, जयभट्ट के शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ओके, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, भोजपुरी है, ये सब भी हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हुए चलते हैं ना हम। ठीक है। पंजाबी की लिपि क्या है भाई, गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि भी ध्यान रखना गुरुमुखी है। अब आ जाता है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर को कौन सा डे होता है, आपका हिंदी भाषा दिवस होता है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी की राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है। ये भी ध्यान रखेंगे। भाग कौन सा है भाई, 17। अनुच्छेद कौन से रहेंगे, अनुच्छेद 343 से 351 तक। हिंदी को क्या बताया गया है, राजभाषा। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, काफी बार पूछा गया है स्टेट के एग्जाम में भी, कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है भाई, राजभाषा है। ओके, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या रहेगी, देवनागरी रहेगी। ये कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 343 के एक भाग में है। ठीक है, अनुच्छेद 343 के एक भाग में क्या लिखा गया है, भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 12वीं अनुसूची द्वारा 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में। इनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेना। ओके, 1967 में किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन से 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई आपकी, KMN, ऐसे याद रख लो, KMN, JKMN ऐसे। ठीक है, तो जे नहीं है इसमें, KMN। के से क्या बन गया आपका कोंकणी, एम से क्या बन गया आपका मणिपुरी, एन से क्या बन गया आपका नेपाली। 92वें संविधान संशोधन से आपके 2003 में
4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी भाई? DBMS, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये क्या है? D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। तो DBMS है, ये 2003 में 92वें जो संविधान संशोधन था उससे हमारी अनुसूची में जोड़ी गई हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अपभ्रंश क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का विकास हुआ है वो कौन कौन सी है जिनसे हिंदी का विकास हुआ है? सोरसैनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, इनसे किसका विकास हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है भाई जो हिंदी की उपभाषा व बोलियां, थोड़ा सा इसको भी देख लो, हिंदी की उपभाषा व बोलियों को थोड़ा सा बचा है बस इस चैप्टर में। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या पूछ लेता है कि जो जयपुरी है वो कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो वो किस में आती है भाई? राजस्थानी हिंदी में। अवधी है वो कौन सी हिंदी में है? तो वो पूर्वी हिंदी में है। ओके, बुंदेली है वो किस में आएगी? पश्चिमी हिंदी में आएगी। ये तो आपकी उपभाषाएं दे रखी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये आपकी क्या है? उपभाषाएं हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या है? बोलियां हैं। बोलियां जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। तो अब आपसे क्या पूछ लेगा कि जो गढ़वाली है वो किस भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के। भोजपुरी, बिहारी हिंदी, ठीक है, मालवी, मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, हरियाणवी, जो हम हरियाणवी बोलते हैं वो हमारी पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका बेस बनाने के लिए था भाई, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वर्ण विचार के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम ही बचा हुआ है, तो जितने ज़्यादा आपके टॉपिक हो जाएं एक दिन में उतना ज़्यादा अच्छा है। वर्ण विचार के अंदर देखो भाई, अब वर्ण होता क्या है? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके वो टुकड़े ना किए जा सके। अब लिखित रूप से तो वो क्या हो गया? वर्ण हो गया, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ ले क्वेश्चन में, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह मौखिक रूप से क्या होगी? तो मौखिक रूप से क्या होगी भाई? उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि होगी, लेकिन वैसे सिंपल ही पूछा जाता है तब आपका आंसर क्या रहेगा? वर्ण रहेगा। ओके, क्लियर है? और देखो इसमें, और देखो जैसे भी कमला है, तो कमला के अंदर अगर आपसे पूछता है कि ध्वनि कितनी है, तो ध्वनि तो भाई एक क है, एक मैं है और एक ला है। तो ध्वनि तो कितनी है हमारी? 3 है कमला के अंतर्गत। लेकिन इसमें अगर आपसे वर्ण पूछे जाते हैं तो वर्ण क्या क्या बन जाते हैं भाई? क, हलंत क प्लस ए, ठीक है, मैं प्लस ए प्लस ले प्लस आ। तो आपके वर्ण कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। ध्वनि इसके अंदर कितनी है? 3, लेकिन वर्ण आपके कितने हो गए? 6। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, वर्णों का सार्थक समूह, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अब देखो भाई, जो वर्ण होते हैं, वर्ण मैंने आपको क्या बताया? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो उसके वो क्या है? वर्ण। अब वर्ण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तब क्या बनाते हैं वो भाई? शब्द बनाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो वो आपकी क्या रहेगी? शब्द रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कह देते हैं? आपका वाक्य कह देते हैं। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो क्वेश्चन को समझना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या है हमारी? वर्ण है, जिसके और टुकड़े नहीं होती। लेकिन पूछ ले अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हमारी क्या रहेगी? शब्द रहेगी। ओके, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं भाई? 52 है, लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट कितने हो चुके हैं? अकॉर्डिंग टू मी 53 हो चुके हैं। एक कुछ ऐसे करके कुछ ऐसा जो वर्ण है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, एक विशेष व्यंजन के रूप में। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं भाई? 44 हैं, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो भाई कितने हैं? 52। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं भाई? 44, जिसके अंदर हमारे 11 स्वर हैं, 43 हमारे व्यंजन हैं। ओके, बाकी और क्या क्या रह गए? देखो, जो 44 से फिर जो 8 जो रह गए वो क्या रह गए? देखो, जो 8 हैं आपके वो क्या बच जाते हैं?
जिनको क्या बोला जाता है, द्विगुण बोला जाता है या उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है। जो आपके ड और ढ होते हैं, ड डमरू और ढ ढक्कन, वो किस में आ जाते हैं, उच्छिप्त में आ जाते हैं। दो आपके अयोगवा होते हैं, आपका अंग अंगूर और अह खाली जो होता है अंग और अह, इसको भी ध्यान रखना, ये आपके क्या है भाई, अयोगवा हैं। चार आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्र ज्ञ श्र, ठीक है। अब छह है, ये किससे बन के बनता है, क प्लस स से, त्र त प्लस र से, ज है ये ज प्लस य से, स्र है ये स प्लस र से। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ ले भाई प्राकृतिक स्वर कितने हैं, तो प्राकृतिक स्वर कितने हैं भाई, 3 हैं। वैसे तो स्वर कितने हैं, 11 हैं, लेकिन प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, सारे स्वर किससे बने हैं, ए ई और ऊ से बने हैं सारे जो स्वर हैं। तत्सम स्वर किसको कहा जाता है, तत्सम स्वर आपके री को कहा जाता है, री को क्या कहा जाता है, तत्सम स्वर। अब इसके आगे देखो भाई, उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं उनका देखो एक बार। जो उच्चारण, जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण किया जाता है, तो किसका कंठ से होता है, किसका तालु से होता है, ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बार स्वर का भी देख लो, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आपके व्यंजन से बनता है। तो भाई दो चीजें आ गई आपके पास। वर्ण क्या था, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके दो प्रकार आ गए हमारे पास, एक स्वर आ गया और एक व्यंजन आ गया। तो स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, जिसमें दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, वो तो क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। और जिसमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे क्या होते हैं भाई, व्यंजन होते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं, आपका ए, आ और आपका अह जो होता है, और ओ जो होता है, ओ के ऊपर इस प्रकार से जो चंद्र बिंदु सा लगाया जाता है, ये आपके किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाने वाले जो आपकी ई है, दोनों प्रकार की ई, आपकी छोटी बड़ी ई, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ कंठ, इस प्रकार से याद कर लो इसको, कंठ तालु मूर्धा। तो भाई ए वाले इसमें हो गए, ई वाले इसमें हो गए, फिर किसका नंबर बचा, ओष्ठ, ओष्ठ से याद रखो, ओष्ठ, ओष्ठ आ रहा है तो किसका यूज हो रहा है, ऊ, ऊ को जब हम बोलते हैं तो किसका यूज होता है, हमारे ओठों का यूज होता है। तो जो ऊ है दोनों प्रकार के, वो किससे आ जाएंगे, ओष्ठ से। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आप जब अक्षरों को बोल करके देखोगे तो आप खुद निकाल लोगे। री है, उसमें मूर्धा का यूज होता है। कंठ और तालु दोनों का यूज किया जाता है ए और आई को बोलने में, और कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज किया जाता है ओ और औ को बोलने में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये टेबल है, ये आपको रट लेनी है एक प्रकार से। ओके, उसके बाद भाई जो स्वर थे, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, ऋषु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषु स्वर कौन से होते हैं, जो हमारे मूल स्वर हैं वो हमारे क्या होते हैं भाई, ऋषु स्वर होते हैं, जिनमें सबसे कम समय लगता है बोलने में। तो जैसे सबसे कम किस में लगेगा भाई, ए में लगेगा, जो छोटी ई है उसमें लगेगा, और ऊ में लगेगा छोटे में, और री में। इनमें सबसे कम समय लगता है, तो ये हमारे ऋषु स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिनमें इनसे दुगना समय लगता है, ऋषु से दुगना समय लगता है, वो हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर। जैसे ए का क्या बन गया, आ बन गया, ई का क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, ऊ का क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। तो इनमें दुगना समय लग रहा है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। साथ में आपके जो ए, आई, ओ, औ जो हैं वो भी किस में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। उसके बाद प्लुत क्या होता है, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि आपका ये ऊंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्वर है ये क्या है, प्लुत स्वर है। ओम हो गया, तो ये आपके किस में आते हैं, प्लुत स्वर में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भैया आपका आ जाता है हिंदी वर्णमाला में, ये आपका हो गया द्विगुण उच्छिप्त हो गया। मुख खुलने के आधार पर, जिस प्रकार से मुंह खुलता है उस आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संवृत स्वर, एक बार इनको देख लीजिए, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से होते हैं, मुख ना के बराबर खुले, जिनके अंदर मुंह को ना के बराबर खुला, जैसे ई बोलते हैं तो ई में क्या हो रहा है, मुंह हमारा ना के बराबर खुलता है, तो वो हमारा क्या है, संवृत स्वर है। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, जिनमें मुंह ना के बराबर खुलता है। जैसे कि हमारे जो ई वाले हैं, ई, ऊ, री, इनमें मुख ना के बराबर खुलता है, तो ये हो गए संवृत स्वर। अर्ध संवृत जिसके अंदर मुख हमारा आधा खुलता है, ए और ओ के इसमें आ जाएंगे अर्ध संवृत स्वर में। विवृत स्वर में मुख खुला का खुला रह जाता है, जैसे कि हमें क्या बोलना है, आ में क्या हो गया भाई, मुंह खुला का खुला रह गया, विवृत स्वर हो गए। अर्धविवृत स्वर के अंदर जो हमारे ए है,
ए है और ओ है, औ है, ये इसमें किस में आते हैं? अर्धविविध स्वर में। इनको भी एक बार से देख लेना, याद कर लेना। ओके, अब आ जाओ भाई व्यंजन पे। व्यंजन भाई पर्यटन के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखो एक बार। 33 व्यंजन होते हैं। पर्यटन के आधार पर 8 इनकी टाइप्स होती हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नेक्स्ट हमारी उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उष्म व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको रट लेने हैं। अब जो कै से मैं तक होते हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कै ख गै घै ढै च छ ज ज ये कहाँ तक भाई? मैं तक। कितने हो गए टोटल? 25 हो गई। ठीक है, ये 25 के 25 किस में आते हैं आपके? कै से मैं तक स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कै से स्पर्श संघर्षी, जिसके अंदर च छ ज झ ये किस में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं। इनमें से जो मेन है, जैसे स्पर्श व्यंजन हो गए आपके कैसे मैं तक, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने आपको पहले भी बताया भाई, आपका डै और ढै ये किस में आते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको बोला जाता है? रै को बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन आपका लय को बोला जाता है। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? य रै लय वै, य रै लय वै अंतस्थ। अंतस्थ में कितने हैं? 4, य रै लय वै। उषम, उषम में क्या आ रहा है भाई? खुद भी श आ रहा है उषम में, षटकोण वाला, तो समझ लो जो स के आसपास के हैं, यानी श श श है, ये 4 व्यंजन किस में आते हैं? उषम व्यंजन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अर्धस्वर या संघर्षहीन, य और वै को बोला जाता है। इसमें से आपको जो ध्यान रखने हैं, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, अब देखो भाई उच्चारण स्थान के आधार पर, तो भाई देखो पहले इसको रट लो आप, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसको रट लिया आपने। अब देखो भाई जो आपका सबसे पहले कौन सा वर्ग आएगा? कै वर्ग आएगा। तो कै वर्ग आपका किस में चला गया? कंठ में। फिर क्या आता है? च वर्ग। वैसे बोलोगे तब भी पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको याद करने के तरीके से बता रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। कै वर्ग आपका किस में हो गया? कंठ में। उसके बाद आपका आया च वर्ग। कंठ के बाद हमने क्या याद किया था? कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, तो च हमारा किस में चला गया? तालु में। ट वर्ग हमारा किस में रहेगा? मूर्धा में। और तय वर्ग हमारा दंत में। कंठ तालु मूर्धा दंत, कै च ट तै पै, कचट तप। इस प्रकार से इसको याद कर लो, ट्रिक बना करके, कचट तप। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो इससे आपको लिख करके देखोगे तो आपको याद आ जाएगा भाई ओष्ठ में किसका है? पै का है। ये स्वर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि कंठ के कौन कौन से स्वर हैं, तालु के कौन कौन से स्वर हैं, मूर्धा का कौन सा है, दंत का कौन सा है और ओष्ठ का कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है भाई दांत और होठ दोनों का यूज किया जाए। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जो व्यंजन बनता है वो आपका कौन सा है भाई? वह है। अब नासिक के कौन से होते हैं? जो सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है भाई, जो लास्ट वाले हैं, जो कै में, ख में, ना कै में, च में, कचट तप में, जो इसका लास्ट वाला था, ये गै बोलते हैं इसको। च का च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाले जो वर्ण हैं इनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। अब देखो भाई कंठ और तालु दोनों का यूज किया जाता है। ए और आई में पहले भी आ गया ये। और कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज किया जाता है ओ और औ में। दंतोष्ठ हमारे व में यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा यहाँ से आगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। नासिक के व्यंजन भी हमारा हो चुका है। काकल्य या स्वर यंत्री मुख वर्ण ये है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन देखो भाई, अल्प प्राण, महाप्राण। देखो भाई अल्प प्राण और महाप्राण में देखो क्या फर्क होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एचटेट में तो लगभग हमेशा आ जाता है। ये वर्ण वाला जो चैप्टर है यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। जिसमें कम वायु खर्च हो, श्वास वायु कम खर्च हो, वो हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जिसमें श्वास वायु ज्यादा खर्च हो वो हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, तो कम खर्च हो ये अब आपको रट लेना है कि सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प, अल्प में क्या है भाई? पहला, तीसरा और पांचवा। सभी जो वर्ग हैं कचट तप जो हमने पढ़ा था उसके पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला तो क्या हो गया भाई? कै। तीसरा क्या हो गया? गै। और पांचवा क्या हो गया? गै। तो ये जो है ये क्या आते, किस में आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं। इसी प्रकार से च वाले में हो जाएगा भाई च,
6 को छोड़ दो, जय, झ को छोड़ दो, ये 1 3 5। अल्प में क्या आएगा? 1 3 5। जो 1 3 5 है वो आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। 2 4 है वो आपके महाप्राण में आ जाएंगे, यानी जो बच गई। कै गैड है यहाँ पे ले लिया तो क्या बच गया था? ख बच गया था और घ बच गया था, तो वो किस में चले जाते हैं? महाप्राण में चले जाते हैं, जिनके अंदर वायु ज्यादा खर्च हो। अब सभी वर्गों का दूसरा चौथा ये किस में चले जाएंगे? महाप्राण में। और एक आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन थे, ठीक है, यह रह लव है, वो भी किस में आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण में। नाम से ध्यान रखो भाई, ऐसे ऐसे अंतस्थ और ऐसे ही अल्प प्राण। तो यहाँ पे आपके कौन से बने थे? यह रह लव है, तो ये आपके किस में चले जाएंगे? अल्प प्राण में, अंतस्थ व्यंजन। और जो आपके उष्म व्यंजन थे वो किस में हो जाएंगे? आपके महाप्राण में। जो श है आपके किस में चले जाएंगे? महाप्राण में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई, स्वर यंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर जो बनते हैं आपके घोष और अघोष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। घोष और अघोष भी एक बार देख लीजिएगा। तो जो घोष होते हैं उनका, उसके अंदर क्या होता है? सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें। सभी वर्गों का आपका कौन सा है? तीसरा चौथा पांचवा। तो यानी कै ख को छोड़ दो, ग घ ड, ये आपके किस में है? सघोष में है। और जो क और ख बच गए वो आपके किस में है? अघोष में है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। सघोष में लास्ट के 3 और अघोष में शुरू के 2। अब जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो भी किस में आते हैं? आपके य र लव है, घोष में आ जाते हैं, ठीक है, सघोष में य र लव है। जबकि जो आपके उष्म व्यंजन थे श है तो कर दिया भाई इसमें घोष में, है को याद रखना है, क्या है? घोष है। और अघोष में आपका क्या आ जाता है? श। तीनों प्रकार के जो स हैं वो आपके अघोष में आ जाते हैं। इस प्रकार से टोटल अघोष कितने होते हैं? 13। टोटल सघोष कितने होते हैं? 20। टोटल कितने थे व्यंजन? 33। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई यहाँ पे आप लोगों को बेसिक मैंने करवा दिया है, वर्णों के बारे में बता दिया है, स्वर व्यंजन सारे बता दिए हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो आपका भाई, एक तो हिंदी को देख लेना, हिंदी भाषा दिवस कब होता है, जो हिंदी का जो अनुच्छेद वगैरह हैं उनको देख लेना, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है उसको देख लेना। उसके बाद आपके जो वर्णों के जो टाइप्स बनते हैं और साथ में जो उच्चारण स्थान बनता है उससे क्वेश्चन आते हैं, या फिर अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर जाना। ये मान लो कि आपके 2 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, 15 में से 2 का आज आपका काम हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे, इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।